हेलो स्टूडेंट, जल्दी से ज्वाइन हो जाए इस क्लास में, क्योंकि इस क्लास में हम चैप्टर 4 उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। मतलब देखो, ये जैसे मैंने नोट्स लिखा है साइड में, इसको हम पूरा कंप्लीट समझेंगे कि किस तरीके से आपको नोट्स से पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। मतलब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का दिखेगा, ax² + bx + c = 0। मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर ले रहा हूँ पिछली क्लास का, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब इस इक्वेशन में टोटल दो मूल होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। मतलब वर्ग समीकरण के टोटल दो मूल हो गए, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -b/a, और इसी टाइप से अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं मूलों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं मूलों का गुणनफल। इतनी बातें भी आपको जब भी मैंने बता दिया था। अब विविक्त कर, ये सबसे मेन है। विविक्त कर का जो फॉर्मूला होता है डी, विविक्त कर को हम डी से दर्शाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि फॉर्मूला क्या होता है विविक्त कर का। एक इस तरीके से आईएमपी है एक फॉर्मूला, और इस डी पे मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। मतलब मूलों की जो प्रकृति होंगी, मूलों की प्रकृति वो हम डी का मान देख के ही बता पाएंगे। मतलब यदि आपने किसी इक्वेशन को, मैं जैसे देखो ये इक्वेशन दे रहा हूं मैं यहाँ पे 2x² - 7x + 6 = 0। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें मूलों की प्रकृति कैसी होंगी, मतलब इसके मूल कैसे होंगे। तो हमको सबसे पहले डी का मान निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ b की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, -7। तो ये हो गया b² - 4 इंटू a की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे 2 इंटू सी की वैल्यू दिख रही है 6। तो यहाँ हमने डी का मान निकाला, तो ये हो गया 49 -7 का वर्ग 49 -4 दूनी 8 और 8 छंग 48। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या दिख रही है, डी की वैल्यू आ गई 1। तो डी का मान 1 आया, 1 आया मतलब 0 से बड़ा आया। तो पहली कंडीशन देखो यहाँ पे कि यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। मतलब इस समीकरण के दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। तो हमने मूलों की प्रकृति पता कर ली। हमने सबसे पहले डी का मान निकाला और डी का मान 0 से बड़ा आया। 0 से बड़ा आया मतलब दो भिन्न मूल होंगे इसके और वास्तविक मूल होंगे। यदि सॉल्व करने पर डी का मान 0 के बराबर आ जाता, मतलब डी का वैल्यू 0 आ जाता, तो हम बोलते हैं कि दो समान या फिर बराबर वास्तविक मूल होंगे। मतलब जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ऐसा ऑब्जेक्टिव में आपसे क्लियर पूछ सकता है, इसलिए आईएमपी है ये। यदि डी का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, आपने सॉल्व किया और डी बराबर आ गया -13, तो डी का मान 0 से छोटा आया यहाँ पे। तो अगर 0 से छोटा वैल्यू आ गया डी का, तो उस कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं होता। इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ऐसा अगर हम बोल देंगे कब, जब डी का मान 0 से छोटा आ जाए या ऋणात्मक आ जाए। अब देखो, जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मैंने कि बहुपद x² + x - 1, मतलब आपको बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे। एक मिनट से मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको नोट्स में, बिल्कुल आईएमपी है वो, 100% आएंगे आपके एग्जाम में या इसी से रिलेटेड आ जाएगा। बिल्कुल सेम नहीं आएगा तो रिलेटेड आएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको x² + x - 1 = 0। इसमें मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति मतलब आपको डी का मान निकालना है। तो डी का मान क्या होता है, डी का मान निकलता है b² - 4ac से। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू भी यहाँ पे 1 दिख रही है, इंटू सी की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस और ये माइनस, ये बन जाएगा +4। तो कितना आ गया डी का मान 5। डी का मान 5 आ गया, मतलब डी का मान 0 से बड़ा आ गया। डी का मान 0 से बड़ा होता है तो उस समीकरण के दो भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं। तो हमने मूलों की प्रकृति बता दी। यह है मूलों की प्रकृति। यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, दो भिन्न और वास्तविक मूल, इसको बोलते हैं मूलों की प्रकृति। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी है, बिल्कुल आ सकता है। अब यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल बराबर हो तब डी का मान 0 होगा। मतलब ये बिल्कुल सही बात है। आपको सत्य सत्य में या फिर कैसे भी करके इस टाइप की स्टेटमेंट को पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो आपको प्रिपेयर रहना है सभी कंडीशन के लिए। इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, 2x² - 7x + 6 = 0 में मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। मतलब मैं पहले इसे मिटा लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये भी क्वेश्चन आईएमपी है। इस टाइप का एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में, तैयार रहे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 2x² - 7x + 6 = 0।
ये समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण में आपको बोल रहा है कि मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करने बोल रहा है। मतलब अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले हम पता कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अब ध्यान से देखो, ये माइनस जो है इसको मैंने लिख दिया फॉर्मूले का। अब बी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? बी की वैल्यू दिख रही है -7 बटे ए की वैल्यू क्या दिख रही है? ए की वैल्यू 2 दिख रही है। मतलब कितना आंसर आ गया? ये माइनस माइनस प्लस, मतलब 7/2। तो हमने मूलों का योगफल निकाल लिया, 7/2 आया। अब हम मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए मतलब सी की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे? 6 दिख रही है, अपॉन ए की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे 2, मतलब ये 2 3 6। तो अल्फा इंटू बीटा 3। ये जो ए बी सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, देखो भैया ये ऐसा है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस टाइप का समीकरण होता है हमारा वर्ग समीकरण। तो जो x² के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो गिनती होती है अचर पद वो c कहलाता है। तो ऐसे हम किसी भी समीकरण से a b c की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो इतने क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ अभी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसके बाद हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से टोटल आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अब देखो शून्य ज्ञात करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। x-3 और x + 4 बराबर 0 ये दिया हुआ है आपको, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके शून्य ज्ञात करो। देखो कितना हलवा क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे। ये x-3 x + 4 ये पहले से ही फैक्टर दे दिया आपको। अब क्या करूँगा, डायरेक्ट x-3 बराबर 0 कर दो तो x बराबर 3 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे x + 4 बराबर 0 कर दोगे तो x बराबर -4 आ जाएगा। मतलब देख रहे हो, ऐसा भी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सरल है, आपने किया है और सरल करके क्वेश्चन में दे दिया गया है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, x × x - 1 बराबर 0। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके शून्य क्या होंगे या मूल क्या होंगे, बोल देगा शून्य या मूल एक ही बात है। तो देखो यहाँ पे पहले से ही फैक्टर होके दिया हुआ है, ये एक फैक्टर है और ये दूसरा गुणनखंड है, मतलब 2 गुणनखंड दे दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड के बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 हो गया। दूसरे गुणनखंड के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 1। तो 0 और 1 इसके शून्यक होंगे या मूल होंगे। तो देखो इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि डी की जो कंडीशन है, मूलों की प्रकृति, इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से भी जरूर ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके एग्जाम में। देखो 2 मार्क्स के लिए हमने 4 टाइप रखे हैं। सबसे पहला टाइप है कि हमको चेक करना है, मतलब ये समीकरण आपको दिया हुआ है, इसमें हमको चेक करना है कि ये जो समीकरण है वर्ग समीकरण है या नहीं, मतलब द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैं कोई भी एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया। सेकंड क्वेश्चन है 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में है x - 3 = x + 5 और यहाँ पे है x - 1। मतलब हमको चेक करना है, इसको सॉल्व करना है और चेक करके बताना है कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ऐसा गुणा करके ये हो जाएगा 2x² - 6x, सभी को आता होगा वाला गुणा, ये हो जाएगा -x + 3। इतना क्लियर है, = अब यहाँ पे भी गुणा कर देते हैं अंदर, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा +5x और ये हो जाएगा -5। इतना भी सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये 2x² जैसा का वैसा, -6x - x ये हो जाएगा -7x + 3 = यहाँ पे क्या है x² -x + 5x ये हो जाएगा +4x - 5। ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस इक्वेशन को। अब सभी को इस तरफ ला लेंगे, मतलब ये 2x² है और ये जब x² इधर आएगा बराबर के कूद के इधर, तो ये माइनस में आ जाएगा। फिर ये -7x है, फिर ये +4x इधर आएगा तो -4x, ये +3 और ये -5 जब इधर आएगा तो +5 और बराबर के बाद बन जाएगा 0। मैंने क्या किया, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी था सबको इधर खींच के ला लिया राइट हैंड साइड में। अब सॉल्व कर लूँगा, 2x² - x², ये हो जाएगा x² -7 - 4x, मतलब ये हो जाएगा -11x + 5 और 3 8 = 0। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इस टाइप का दिख रहा है कि नहीं, ax² + bx + c बराबर 0। मतलब ये जो समीकरण आया तुम्हारा ये द्विघात समीकरण के टाइप दिख रहा है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये द्विघात समीकरण है। समझ में आ रही बात सभी को? तो आपको यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व करो, लास्ट तक ले जाओ, और लास्ट में यदि इक्वेशन इस टाइप की बन गई इस शकल की, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन था हमारा
ये द्विघात समीकरण है। तो इस टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन रखा है। यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। देखो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है। अगर बनता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है तो आप बना लेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सभी को समझ में आ रही होंगी बात याली। टाइप 2 में आपका है गुणनखंड विधि, सबसे मेन इंपॉर्टेंट गुणनखंड विधि। कभी कभी क्या होगा पता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ना एकदम सिंपल कर देगा, एक इक्वेशन दे देगा और आपको बोलेगा कि गुणनखंड विधि से हल करो। मतलब ऐसा क्वेश्चन होगा आपका √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ये इक्वेशन दे देगा और बोलेगा आपको कि इसको गुणनखंड विधि से हल करो। मतलब इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, 3 मार्क्स के लिए इतना सरल क्वेश्चन। तो गुणनखंड विधि कैसी होती है पता है कि नहीं आप लोगों को? ये √2 और 5√2, मतलब पहले और लास्ट का गुणा कर देते हैं। तो पहले और लास्ट का गुणा करोगे तो आएगा 10 कैसे आएगा? क्योंकि ये √2 इंटू 5√2, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा और 2 और ये 5 10, मतलब 10 आ गया गुणा। अब ऐसे 2 संख्या सोचना जिसका गुणा 10 होता हो, मतलब 5 और 2 10 होता है, और 5 और 2 को जोड़ने पर 7 भी आता है। मतलब ये काम का मिल गया हमें। तो क्या हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। गुणनखंड विधि का मेन काम ये होता है कि जो बीच वाला पद है इसको हम 2 भाग में तोड़ लेते हैं। देखो 5 और 2 फिर से 7 हो रहा है, मतलब हमने कुछ गलत नहीं तोड़ा है। अब देखो कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है x। यहाँ क्या बच जाएगा? x निकालने के बाद यहाँ बच जाएगा √2x प्लस 5। यहाँ से देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ध्यान दो, ये जो 2 है, 2 मतलब होता है √2 इंटू √2, मतलब इस 2 में √2 बैठा हुआ है छुप के। तो यहाँ से मैं √2 कॉमन ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे √2 है और ये भी √2 दिख रहा है क्लियर। तो यहाँ पे 2 √2 थे, इसलिए यहाँ बच जाएगा √2x प्लस यहाँ से √2 निकल गया तो यहाँ बच गया 5 = 0। समझ में आ रही होंगी स्टेप सभी को? देखो फाइनल एग्जाम का टाइम है, हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, है ना। ये √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 फिर से कॉमन हो गया और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस √2 = 0। अब यहाँ से इसके बराबर भी 0 ले लेंगे, मतलब √2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? √2x = -5, तो x = -5/√2। दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस √2 = 0, तो x हो जाएगा -√2। तो देखा हमने कितना सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और इतने ही सिंपल क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए बिल्कुल पूछ सकता है। और अगला क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बोल रहा है कि इस समीकरण को श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से हल करो। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला मतलब सूत्र विधि से आपको हल करना है। तो सूत्र विधि का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने इसमें नोट्स में नहीं लिखा है, मैं लिख दूंगा लास्ट में ना सूत्र विधि का फॉर्मूला, फिर आपको नोट सेंड कर दूंगा। सूत्र विधि का फॉर्मूला होता है x = -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का। इस फॉर्मूले से हम वर्ग समीकरण को हल करते हैं। अब देखो वर्ग समीकरण आपको दिया हुआ है 2x² - x प्लस 1/x = 0। सॉरी 1/x नहीं है, ये शायद 1/8 है, 1/8, ठीक है 1/8 है। यहाँ पे नोट्स में सुधार देंगे, ये 1/8 है। तो इस समीकरण को हमको सूत्र विधि से या श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से हल करना है। देखो 1/8 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सुधार लेते हैं इसको। तो एलसीएम लेने पे एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 8⁻16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। ये एलसीएम की स्टेप। अब इस 8 को इधर तिरक गुणा कर देंगे, मतलब इक्वेशन क्या बन जाएंगी हमारी 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बन गया। मैं इसको लिख लेता हूँ अच्छे से, 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। तो इस समीकरण को हमको श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से हल करना है। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का। अब देखो a की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे 16, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 1, मतलब a बराबर आ गया आपका 16, b बराबर आ गया -8 और c बराबर आ गया 1। अब इस वैल्यू को
यहाँ पे रख दो और 2 मान निकाल लो x के। मतलब ये सिंपल है। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, और आपके डाउट्स जो है वो आ रहे हैं मेरे पास व्हाट्सअप में। आपकी वीडियो बनती जाएंगी डाउट्स की और आपको सेंड कर दी जाएंगी। जो भी आपके डाउट्स आए थे आप व्हाट्सअप में उसका फ़ोटो सेंड कर दीजिए या क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा देंगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप 2 में आपके किस टाइप के क्वेश्चन बोला मैंने अभी? मैंने बोला कि गुणनखंड विधि का एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसके मैं आपको एक समीकरण दे देंगे और उसको गुणनखंड विधि से हल करने बोल देगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको एक समीकरण दिया जाएगा और उसको बोलेगा कि श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से हल करो। तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, बट ये मेथड बताया मैंने आपको। टाइप 2। अब टाइप 3 की बात करते हैं। तो टाइप 3 में ये क्वेश्चन बोलेगा कि आपको यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, मतलब ये जो समीकरण दिया है आपको, समीकरण दिया है क्या, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसके मूल बराबर है, इसके मूल बराबर है, तो आपको k का मान निकालना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि k के किस मान के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो सबसे पहले a b c की वैल्यू लिख लो। a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। समझ में आ रहा होगा इतना? अब देखो, इस समीकरण के मूल बराबर है, इसका मतलब क्या है? समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं? जब d का मान 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यदि मूल बराबर हो तो d का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। और d का मान कैसे निकलता है? b² माइनस 4ac बराबर 0 से। अब यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ दी हुई है रख देंगे और k का मान निकाल लेंगे। मतलब देखो कितना सरल क्वेश्चन है। आपको एक सड़ा सा समीकरण दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके मूल बराबर है। मूल बराबर है मतलब d बराबर 0 और फिर k का मान निकालो बोल रहा है। देखो तो b का मान क्या दिख रहा है? b का मान मतलब k है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा k² माइनस 4 इंटू a का मान क्या है 2 इंटू c का मान क्या है 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? k² माइनस 3 दूनी 6, 6 चौ 24, k² माइनस 24 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? k² बराबर 24। 24 किसका वर्ग होता है? तो k² बराबर प्लस माइनस रूट 24। समझ में आ गया सभी को? यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, सॉरी है ना, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। तो k का मान क्या आ गया? प्लस माइनस रूट 24, और रूट 24 को हम फिर से सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2√6। मतलब k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ k बराबर प्लस माइनस 2√6। 2√6 ऐसे है क्योंकि 24 जो है, 24 जो होता है 4 इंटू 6 होता है, तो 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा और रूट 6 अंदर फंसा रह जाएगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आप अपनी परीक्षा अध्ययन में देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन थोड़ा कैसे नोट करना है मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल कैसे करना है। टाइप 4 में मैंने रखा है कि वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम से फिलहाल मैं एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो और IMP है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन जो है IMP हो सकता है। मतलब आपको देखो मतलब बहुत सरल क्वेश्चन है, समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है। क्या दिया हुआ है आपको? एक आयताकार खेत है। आयताकार खेत मतलब, एक मिनट मैं बना दे रहा हूँ। इतने क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ में आए होंगे और आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अब देखो ये आयताकार खेत हो गया हमारा, इसमें थोड़ा वाइट कलर कर देते हैं हम। चलो ये खेत हो गया। खेत में सबसे पहले समझ लो कि ये जो भुजा है सबसे साइड वाली, इसको बोलते हैं हम छोटी भुजा। इसको बोलेंगे हम छोटी भुजा, इसको बोलेंगे हम बड़ी भुजा। समझ में आ रहा होगा। और एक आएगा विकर्ण, तो ये जो है ये कहलाएगा हमारा विकर्ण। सभी को समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा विकर्ण। और हम सभी जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, मतलब ये जो विकर्ण है ये छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मतलब छोटी भुजा को यदि मैं x मान लूँ तो जो विकर्ण है इससे 60 ज़्यादा, मतलब x प्लस 60 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, छोटी भुजा को x मीटर मान लिया, तो विकर्ण जो हो गया वो हो गया x प्लस 60 मीटर। सभी को समझ में आ रहा होगा इतना। छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा है विकर्ण, तो छोटी भुजा को x मान लिए, तो उससे और 60 ज़्यादा मतलब 7 जोड़ देंगे तो x प्लस 60 मीटर। अब यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब ये जो बड़ी भुजा है ये छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब छोटी भुजा तो x है, इससे 30 ज़्यादा, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। इतना भी समझ में आ रहा होगा सभी के। तो सबसे पहले हमने छोटी भुजा को x मान लिया, तो विकर्ण हमें मिल गया x प्लस 60 और बड़ी भुजा मिल गई x प्लस 30। बहुत सिंपल है, यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको। ये 90 डिग्री है,
इसको मान लेता हूँ मैं ABCD थोड़ी देर के लिए ऐसे ही। तो क्लियर दिख रहा है कि ABC जो है वो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, ये कर्ण है, बराबर लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग मतलब BC का वर्ग। ये हो गया। कितना सिंपल हो रहा है। AC का मान कितना है, x धन 60 इसका वर्ग बराबर AB का वर्ग मतलब x का वर्ग, प्लस BC का वर्ग मतलब x प्लस 30 का वर्ग। तो इसके बाद कोई कठिन नहीं है, यहाँ पे लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगाते आपको आता होगा। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे यहाँ पे भी लगेगा और उसको हम हल कर लेंगे। सभी को समझ में आया आज का क्वेश्चंस। नोट्स भी समझ में आ गए होंगे आपको कि कैसे पढ़ना है। यदि आपको इसी टाइप की क्लास चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसमें हम आपको क्लास 10th के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, जिसकी हेल्प से आप कम से कम 70 प्लस तो आराम से, एकदम 90% गारंटी है कि आपके 70 प्लस आएंगे ही आएंगे। जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ ना, बहुत ही IMP क्वेश्चंस की दे रहा हूँ, मतलब इस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी लोग जो ज्वाइन हुए, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और आपकी एग्ज़ाम जो है 22 को जो मैथ्स का पेपर है, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको दिखेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।